छूकर मेरे मन के आने वाले एपिसोड हमने कल के एपिसोड में देखा था कि कैसे यहाँ पर दीपा जो होती है सूरज से मिलने के लिए भागी दौड़ी आती है। तब तक सूरज वहाँ से चला जाता है और वो मायूस हो जाती है। कहती है कि इतने सालों बाद हमें सूरज जी मिले पर मैं उनसे मिल नहीं पाई। तभी यहाँ पर जो रूपा होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द डॉक्टर साहब से तुम मिल पाओगी और तुम अच्छी भी हो जाओगी। यहाँ पर रूपा के हाथ से वो कार्ड होता है वो दूर गिर जाता है और वो ढूंढने लगती है इधर उधर। यहाँ पर दीपा कहती है कि अपनी ही बेटी को अपने पापा के कार्ड की कितनी पड़ी है, मतलब उसके परिचय और उसके कार्ड के लिए वो कितना तरसती है। वही दूसरी तरफ सोना और उसकी दादी उससे कहती है कि बेटा दूध पी लो। तभी वो यहाँ पर वो उर्मी से कहती है कि उर्मी इसे दूध पिला देना अच्छे से, और कल हम सुबह बहुत ही जल्द निकलेंगे। कल मेला है ना उस गांव में, तो हम मेला में जाएंगे और वहाँ पर माता रानी की भी पूजा करनी है, तो तुम सोना को दूध पिला दो। तभी उर्मी कहती है कि हाँ माँ जी मैं पिला देती हूँ। तभी यहाँ पर सोना जो होती है अपनी चाची के पास आती है और कहती है कि चाची ये दूध बहुत गर्म है, आप ज़रा इसमें फूंक मार कर दो ना, ठंडा करके दो। तभी उर्मी कहती है कि मुझे बहुत काम है, तुम अपने आप पी लो। तभी यहाँ पर सोना कहती है कि नहीं चाची ये बहुत गर्म है, पहले आप मुझे एक कहानी सुनाओ तभी मैं ये दूध पीऊँगी। तभी यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर जो उर्मी होती है वो गला छीनने लगती है तो दूध नीचे गिर जाता है। सोना कहती है कि चाची आपने तो दूध गिरा दिया, आप मुझसे अच्छे से गिलास नहीं ले सकती थी क्या। तभी यहाँ पर जो उर्मी होती है वो उसे डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हें अपना काम भी नहीं करना आता, सारा दूध गिरा दिया, जब देखो तब काम बढ़ाती रहती हो, अब ये काम कौन करेगा, अब ये दूध कौन पोंछेगा, अब तुम्हें ही पोछा लगाना होगा। सोना कहती है कि काकी मैं मतलब चाची मैं ये सब कुछ करूँ। तभी यहाँ पर उर्मी कहती है कि हाँ ये सब कुछ तुम्हें ही करना है, फिर कौन करेगा, करो अपना काम, अपना काम अब खुद को करना चाहिए। तभी यहाँ पर सोना जो होती है वो पोछा लगा रही होती है और ये उर्मी और उसकी नानी मतलब दादी नानी ये दोनों हंस रही होती है और ये सब कुछ देख लेती है सोना की दादी। यहाँ पर जब वो देखती है कि उसकी पोती पोछा लगा रही है और ये दोनों उसे देखकर हंस रही है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में यहाँ पर वो लावण्य ये सब कुछ देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि काश मेरी बेटी की भी माँ होती यहाँ पर तो उसे ऐसी मतलब उसकी ऐसी हालत नहीं होती और ना ही ये उर्मी उसकी मतलब ऐसे उसके हाल करती। यहाँ पर लावण्य नीचे उतरती है, तब तक यहाँ पर उर्मी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो अपनी नानी से कहती है कि नानी माँ जी आ रही है, चुप हो जाओ, हंसो मत। तभी यहाँ पर लावण्य नीचे आती है, गुस्से भरे नज़रों के उर्मी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, मेरी इतनी छोटी सी पोती को तुम पोछा लगा रही हो और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। वो सोना को उठाती है और कहती है कि बेटा ये काम तुम्हारा नहीं है। सोना कहती है कि कोई बात नहीं दादी मैं कर लूँगी, दूध गिरा है तो। यहाँ पर लावण्य उर्मी के पास वो आती है और कहती है कि तुमने ऐसी हरकत की और एक जोरदार से चाटा उर्मी को लगाती है और कहती है कि आइंदा से सोचना भी मत कि मेरी पोती से तुम ये सब कुछ काम करवाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोना से ये सब कुछ काम करवाओगी। मुझे पहले से ही पता था कि सोना तुम्हें पसंद नहीं है और मैं कितनी देर मुझे कानों पे पड़ा था कि तुम सोना को पसंद नहीं करती, पर मैंने आंखों से भी देख लिया कि तू सच में सोना को पसंद नहीं करती क्योंकि तुमने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसा क्यों। यहाँ पर उर्मी जो होती है एकदम से चुप हो जाती है और उसे एकदम से मतलब शौक लगता है कि ये माँ जी क्या कह रही है और उसी एक चाटा तो लगाई है। तभी यहाँ पर लावण्य जो है उसकी मतलब उसे डांटती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा मत समझना कि उसका कोई नहीं है, जब तक उसकी दादी जिंदा है तब तक उसका कोई कुछ नहीं करेगा और माँ की तरह ख्याल मैं रखूँगी उसका, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो चाची कहने की भी लायक नहीं हो। तब यहाँ पर सोना कहते हैं कि कोई बात नहीं दादी, मैंने ही कहा था चाची से कि मैं ये सब कर लूँगी, अब मेरा काम मुझे ही तो करना होगा ना, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ होती तो मेरा सारा काम करती। और हाँ मैं देखो ना मेरे हाल, मेरे बाल ऐसे बिखरे नहीं होते, ना ही मैं इतनी गंदी होती, मतलब मैं साफ़ सुथरी भी रह सकती थी ना मेरी माँ रहती तो। लावण्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं सोना की बात को सुनकर। कहते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को अपनी माँ की कितनी ज़रूरत है, बल्कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ पर माँ तो माँ ही होती है ना। यहाँ पर सोना कहते हैं कि सच कह रही हूँ ना दादी, मैं मेरी माँ होती तो ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ता और ना ही मैं मेरे बाल इतने बिखरे होते, माँ तो माँ होती है ना। लावण्य कहते हैं कि हाँ बेटा, माँ तो माँ होती है और तुम्हारी माँ बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी,
क्योंकि जहाँ भी है तुम्हारी माँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की जैसे ही तुम्हारी सोच और विचार है, बिल्कुल तुम्हारी माँ पे ही गई हो तुम। यहाँ पर सोना कहती है कि दादी पर मेरी माँ कब आएगी मुझे मिलने और कब मेरे पास आएगी। उसकी दादी उसे समझाती है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी माँ तुम्हारे पास होगी। यहाँ पर उर्मी क्या सोचती है कि अब क्या करे, अब तो मेरी मतलब जो सच्चाई है माँ जी के सामने आ चुकी है कि वो सोना को पसंद नहीं करती। सोना को बहला फुसलाती और कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना, दादी हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा ख्याल रखूँगी, जैसे तुम रहना चाहती हो, जे चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो तुम मुझसे कहना, बाकी किसी से नहीं कहना। वो सोना कहती है कि हाँ दादी। वो कहती है कि अब तुम जाओ, अब तुम बड़ी होगी तब ये काम करना, अब तुम्हारे काम करने की उम्र नहीं है, तुम्हें अब पढ़ाई लिखाई करनी है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, खेलना कूदना है, ये सब कुछ काम तो घर की नौकर भी कर लेगी, तुम का क्यों करती हो ऐसे काम। तभी वो अपनी पोती को गले लगाती है और रोने लगती है और उसे अपने रूम में भेज देती है। तभी यहाँ पर जो उर्मी होती है वहाँ पर अपनी नानी से कुछ बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो लावण्या होती है, लावण्या कहती है कि चलो उर्मी, अब ये कौन करेगा सारी साफ सफाई। तभी उर्मी कहती कि घर की नौकरानी है ना, वो कर लेगी। यहाँ पर लावण्या कहती है कि नहीं, घर की नौकरानी क्यों करेगी, और तुम यहाँ पर किस लिए खड़ी हो, गलती की है तो तुम्हें करना ही होगा, ये सब कुछ पोछा तुम्हें लगाना होगा, लगाओ जल्दी से पोछा। उर्मी के हाथ थरथराने लगते हैं, वो पोछा लेती है और साफ करने लगती है और उसके आंखों में इतना गुस्सा होता है। और वही अगले दिन सुबह ही यहाँ पर जल्दी मेला में आ जाते हैं, जहाँ पर दीपा और रूपा दोनों माँ बेटियों का गांव है, वहाँ पर रहती है। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा होता है और यहाँ पर सारा परिवार आ जाता है। यहाँ पर सारा परिवारों के पास फूलों की थाल, एक एक्स्ट्रा थाल लेती है लावण्या, क्योंकि ये दीपा की तरफ से पूजा के लिए होता है। यहाँ पर सबके सब जो कहते हैं कि हमें भी पूजा करनी है और सब एक साथ पूजा में बैठेंगे। सोना काफ़ी एक्साइटेड होती है कि वो अपनी मतलब वो भी पूजा करेगी। अपनी दादी से कहते हैं कि दादी मुझे भी थाल लेना है, मुझे भी पूजा करनी है। वही दूसरी तरफ दीपा और दीपा की बेटी ये दोनों भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आई होती है। बहुत भीड़ भाड़ की वजह से दीपा की सांस फूलने लगती है और उसे तकलीफ होती है। यहाँ पर वो चली जाती है, पर आगे चलते ही उसे कुछ महसूस होता है। उसे ऐसे लगता है कि कुछ उसके अपने लोग उसके इधर इधर मतलब आसपास ही है। तभी यहाँ पर दीपा ये सब कुछ देख रही होती है पीछे खड़े होकर, पर उसकी ध्यान ना ही सूरज पर ना ही सूरज के परिवार पर। बस उसे महसूस होता है कि उसका परिवार, उसका कोई अपना इस गर्दी में छुपा हुआ है और दूर खड़ा है। पर उसे पता नहीं है कि उसका सारा परिवार, उसकी बेटी और सूरज भी वहाँ पर आई है। यहाँ पर दीपा की सांसें फूलने लगती है और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे ये क्या हो रहा है इतनी गर्दी में। वो सब ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। तभी रूपा उससे पूछती कि माँ आपको क्या हो रहा है, आप इतनी घबरा क्यों रही हो। यहाँ पर दीपा कहती है कि कुछ नहीं बेटी, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सांस फूलने की तकलीफ हो रही है। क्या तुम ये पूजा की टोपली पंडित जी के पास दे दोगी और प्रसाद लाओगी, मैं बाहर जाकर वहाँ पर बैठती हूँ, एक तरफ तुम जल्दी से प्रसाद लेकर आना। रूपा कहती है कि हाँ माँ तुम जाओ, मैं प्रसाद लेकर आऊँगी और ये टोपली जो है पूजा की मैं पंडित जी को दे दूँगी, आप जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर जो दीपा होती है अपनी बेटी को टोकरी दे देती है फूलों से भरी हुई और कहती है कि तुम प्रसाद लेकर वहाँ पर आना, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे तकलीफ़ हो रही है भीड़ में। यहाँ पर लावण्या जो होती है पंडित जी से कहती है कि मेरे बेटा और बहू पूजा करेगी, फिर बाद में सारे लोग पूजा करेंगे। तभी यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो सब लोग पूजा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मिशिका होती है वो भी आगे बढ़ती है, पर लावण्या उसे पीछे कर देती, कहती है कि तुम तो हमारे घर की सदस्य नहीं हो, फिर आगे क्यों आ रही हो। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि पर मुझे लगा कि पंडित जी ने मुझे भी कहा है। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि नहीं, ये सिर्फ परिवार के लिए ही पूजा है और तुम मेरे परिवार की नहीं हो, तो तुम पीछे खड़ी हो। यहाँ पर उर्मी को काफ़ी हंसी आती है और जॉय को भी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि मिशिका इस घर का परिवार की सदस्य नहीं है। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो सोच रही होती है कि आखिर मेरी बेटी कितनी भीड़ में कैसे जाएगी और वो वापस तो आएगी ना, मतलब पूजा तो करके आएगी ना। तभी वो अपनी बेटी के पास जाने के लिए, देखने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे भीड़ में सूरज दिखाई देता है। सूरज को देखते ही वो एकदम से थम जाती है और कहती है कि आखिरकार मेरी माता रानी ने मुझे मेरे सूरज से मिलवा ही दिया।
तभी यहाँ पर रूपा जो होती है आगे बढ़ती है प्रसाद लेने के लिए। रूपा और सोना ये दोनों बहनें, तभी वो गिरने ही वाली होती तो सूरज उसे पकड़ लेता है और ये सब कुछ देख रही होती है पीछे खड़े रहकर दीपा। दीपा एकदम से खुश हो जाती है कि मेरी बेटी अपने पापा के गोद में चली गई है, मतलब उसे अपने पापा का प्यार मिल रहा है। अनजान है दोनों एक दूसरे के लिए, फिर भी ये मतलब बाप बेटी की तरह प्यार कर रहा है। तभी यहाँ पर सोना की आवाज़ आती है पापा कहकर। तभी दीपा एकदम से थम जाती है और पीछे हट जाती है और सोचती है कि मुझे अभी अभी पापा का आवाज़ आया, मतलब सूरज जी की भी एक बेटी है, क्या सूरज जी ने शादी कर ली है? मतलब सूरज जी की शादी हो चुकी है मिशिका से और उनकी एक बेटी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके मतलब सूरज जी से मिल पाऊंगी और ना ही मैं सूरज जी के सामने जा पाऊंगी अब, क्योंकि मैं किसी एक बच्ची मासूम बच्ची का उसका बाप उससे छीनना नहीं चाहती और मेरी बेटी को उसका हक दिलाना नहीं चाहती। अब उनका परिवार बच चुका है तो मैं उनका परिवार उजाड़ना नहीं चाहती। अब दीपा पीछे हट चुकी है अपने कदम, मतलब पहले तो वो मिलना चाहती थी सूरज से, पर जैसे ही उसने सोना की आवाज़ सुनी पापा कहते हुए तो दीपा को यही लगा कि सूरज की शादी हो चुकी है और उन्हें एक बेटी भी है। वो वहाँ से चली आती है और रोने लगती है, कहती है कि माता रानी आपकी भी क्या इतनी नीला है कि सूरज ने मेरे बिना ही शादी कर ली और उन्हें एक बेटी भी है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उनका बसा बसाया संसार उजड़ जाए मेरी वजह से और मेरी बेटी की वजह से, और ना ही मैं कभी सूरज के परिवार के सामने जाऊँगी और ना ही सूरज के सामने। तभी यहाँ पर जो सोना होती है वो कहती है कि पापा अब उसे उतारो नीचे, बहुत हो चुका है, आप कब से उसे गोद में लेकर खड़े हो। तभी रूपा कहती है कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब मुझे नीचे उतार दो और इस खड़ूस आंटी के साथ आप खड़े हो जाओ। यहाँ पर वो दूसरी तरफ जब दीपा आती है अपनी भाभी से कहती है कि भाभी सारी दुकान लग चुकी है ना, मैं भी यहाँ पर आपकी मदद करती हूँ। उसकी भाभी उससे कहती है कि तुम घर जाओ और आराम करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगती। पर दीपा जो होती है कहती है कि नहीं भाभी मैं ठीक हूँ और काम तो मुझे करना ही होगा ना, क्योंकि आप अकेली संभाल नहीं सकती और रूपा भी आपको तंग करेगी। तभी उसकी भाभी उससे कहती है कि मैं तुम्हें आज नई चूड़ियाँ खरीद के दूंगी। कब से पुरानी चूड़ियाँ खरीद मतलब पहन के बेटी हो और नई चूड़ियाँ लेने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। आज मुझे मेरी बात तुम्हें सुननी ही होगी। तभी यहाँ पर रूपा जो होती है वो यहाँ पर आती है और उसे पंडित जी जो लावण्य ने जो थाल ली होती है एक्स्ट्रा अपनी बहू के लिए दीपा के लिए, वो पंडित जी से कह कर जाती है कि ये थाल आप किसी को भी दे देना, जो आए उसे दे देना। तभी पंडित जी वो थाल रूपा को ही देता है और कहता है कि बेटी ये थाल लेकर जाओ। रूपा कहती है कि थाल तो हमारी नहीं है पंडित जी, पर पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये माता रानी ने दी है, तुम लेकर जाओ। तभी रूपा जो आती है और दीपा को वो थाल देती है और कहती है कि देखो ना माँ इसमें कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं, आप पहन लो, आप पर बहुत जचेगी। दीपा वो जो चूड़ियाँ होती है वो पहन लेती है, अपनी पुरानी चूड़ियाँ जो होती है उतार देती है। यहाँ पर लावण्य को भी ऐसे ही लगता है कि उसके आसपास दीपा है, उसे महसूस हो रहा है। वो सोचती है कि कहीं यहाँ इस मेले में हर जगह हर गांव कितने गांव फिर चुकी हूँ, ढूंढ मतलब दीपा को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ, पर मुझे दीपा कहीं भी नहीं मिली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरी और दीपा की मुलाकात होगी और दीपा मेरे आसपास ही कहीं है। जैसे ही यहाँ पर जॉय एक सेल्फी ले रहा होता है, पीछे खड़ी दीपा उस सेल्फी में कैद हो जाती है, पर इस बात को किसी को पता नहीं है कि पीछे खड़ी दीपा उसी सेल्फी में फ़ोटो में कैद हो चुकी है। तभी यहाँ पर लावण्य जो है आगे बढ़ती है, दीपा की नज़र उसकी सास पर पड़ती है और कहती है कि माँ जी तो मेरी तरफ ही आ रही हैं, पर मुझे माँ के सामने नहीं जाना होगा, नहीं तो माँ मुझे यहाँ पर देखेगी और उसका मतलब बसा बसाया परिवार उजड़ जाएगा सूरज का। माँ जी तो मेरी सुनेगी नहीं, वो मुझे लेकर ही जाएगी। वो दीपा अपनी भाभी से कहती है कि भाभी वो जो पीछे लेडीज आ रही ना, उसे बस आप फूल और कुछ चीज़ें दे देना, वो जो खरीदना चाहती है उसे खरीद देना, पर मेरे बारे में कुछ मत बताना। दीपा एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, पीछे छुप जाती है और जब यहाँ पर लावण्य आती है और पूछती है, लावण्य देखती है कि ये सब पेड़ पौधे दीपा को बहुत पसंद थे, कहीं ये दीपा का तो दुकान नहीं है। फिर यहाँ पर वो दीपा की भाभी से मिलती है, कहती है कि ये दुकान किसकी है। उसकी भाभी कहती है कि ये दुकान मेरी ही है। तभी यहाँ पर दीपा की सास जो होती है लावण्य कुछ शूटर खरीदती है, कुछ फूलों के पौधे खरीदती है और उससे पूछती है कि ये शूटर किसने बुने हैं। तभी वो कहती है कि मेरी बहन है एक छोटी, उसने ही किए हैं, बीमार रहती है फिर भी काम करती रहती है। तभी लावण्य कहती है कि ऐसा क्यों।
तभी उसकी भाभी कहती है कि वो बहुत स्वाभिमानी है और अपनी बेटी और अपना पेट खुद पालना चाहती है, इसीलिए वो काम करती रहती है। मैंने उससे मना भी किया था, क्या उसकी बहन उसे पाल नहीं सकती। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि मैं भी ऐसी ही लड़की को जानती हूँ जो अपने पे बच्ची और अपने स्वाभिमान के लिए ही जीती है, पर आज वह हमारे साथ नहीं है। तभी यहाँ पर लावण्या दीपा की याद करते हुए उससे काफ़ी सारे शूटर और काफ़ी सारे जो पौधे होते हैं वो खरीद लेती है और कहती है कि ये सारे मुझे दे दो, और बहुत सारे बदले में बहुत सारे पैसे वो दीपा की भाभी के पास दे देती है और कहती है कि लो, ये उस स्वाभिमान माँ के लिए ये सारे पैसे और उसकी बेटी के लिए काम भी आएंगे। यहाँ पर उसकी भाभी देखती है और सोचती है कि ये इतने सारे पैसे आखिर क्यों दे रही है। यहाँ पर लावण्या कहती है कि मेरी बहू भी ऐसे ही अपनी बेटी को अकेली पाल रही है, तभी वो इसी वजह से सारे पैसे वो दे देती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तभी यहाँ पर दीपा वहाँ पर खड़ी होती है, सब कुछ सुन रही होती है। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, इतने सारे शूटर खरीदने की क्या ज़रूरत थी। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब कुछ सोना के लिए खरीदा है मैंने, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तभी सूरज कहता है कि हाँ हाँ माँ, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो, और अब ये सारा सामान। तभी यहाँ पर दीपा का जो भाई होता है वो कहता है कि मैं ये सारा सामान आपकी गाड़ी में रख देता हूँ। तभी यहाँ पर दीपा बाहर आती है और अपनी भाभी से मिलती है, कहती है कि भाभी वो चले गए। तभी उसकी भाभी कहती है कि दीपा, पर ये लोग कौन थे, क्या तुम उसे जानती थी? वो औरत कितनी मतलब दयालु थी, कितनी मतलब अच्छी थी, कितने सारे पैसे देकर गई।